सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, कराची रोशनियों का शहर, कराची पूरे मुल्क को रेवेन्यू देने वाला सबसे बड़ा शहर, लेकिन इस शहर कराची में पहले दहशत गर्दी और दीगर जराइम थे जिन पर तो काबू पा लिया गया है। टारगेट किलिंग, दहशत गर्दी जैसे इफरियत यहाँ पर सर उठाए बैठे थे। ये सब कुछ ठीक हुआ तो कराची में आजकल स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं और कराची के शहरियों को इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स के आसरे पे छोड़ दिया गया है। ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स ना सिर्फ शहरियों गाड़ी, मोटरसाइकिल, उनके मोबाइल फ़ोन, हत्ता कि हर चीज़ से महरूम कर रहे हैं और यहाँ तक कि उनकी जान भी ले रहे हैं। और ये कई ऐसे वाक़यात हैं जो कराची शहर में रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है आज कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाना। हमने देखा कुछ महीनों में स्ट्रीट क्राइम की शरह में एकदम से इजाफा देखने में आया है और साल 2021 के 5 माह के दौरान अगर हम बात करें तो वाज़े फ़र्क देखा, वाज़े इजाफा हुआ, जिसमें 5 माह के अंदर ही 7,000 से ज़्यादा अफराद को मोबाइल फ़ोन से महरूम किया गया। इसी तरह से ये जो तादाद थी पहले 2020 में ये 5,500 थी और अब ये तादाद बढ़ चुकी है। 1700 मोटरसाइकिलें छीनी गई या फिर चोरी की गई और अब तक तकरीबन यानी कि तो साल 2020 के बाद से अब तक हम देखें तो 9,500 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें अब तक छीनी जा चुकी हैं। गाड़ियां अगर हम बात करें तो इस साल के 5 माह में 450 गाड़ियां छीनी जा चुकी हैं, लोगों की गाड़ियों से महरूम कर दिया गया है। बैंक डकैती भी कई रिपोर्ट हुई, लेकिन सिर्फ बैंक डकैती बल्कि घरों में डकैतियां हो रही हैं, दिन दिहाड़े डकैतियां की जा रही हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। शहर की क्या सूरत हाल है, पहले ज़रा हम अपने नुमाइंदे से मालूम करेंगे। पे आते हैं, सलमान सलीम हमारे साथ हैं। सलमान, शहर कायद में अचानक से स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए हैं, कितनी ज़्यादा ये रिपोर्ट्स हो रहे हैं इन 5 माह के दौरान, क्या बताएंगे? जी बहुत शुक्रिया सुमैया। अगर बात की जाए स्ट्रीट क्राइम की तो कराची में हर गली, हर मोहल्ले में स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो आजाद घूमते दिखाई दे रहे हैं। शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो है वो उसमें भी हद तक इजाफा हो चुका है। साल 2021 के इब्तदाई 5 माह की अगर हम लोग बात कर लें तो जो वारदातें हैं उसमें 100 गुना इजाफा देखा गया है। रवा साल के 5 माह के अंदर जो है वो 7,000 से ज्यादा अफराद को मोबाइल फोन से महरूम किया गया, जबकि साल 2020 में यही तादाद 5,200 जो है वो बताई जाती है। तो मोटरसाइकिलों की बात कर लें तो 1,700 से ज्यादा मोटरसाइकिलें भी जो है वो अब तक चोरी या छीनी जा चुकी हैं। साल 2020 में जनवरी से अप्रैल तक 9,500 से ज्यादा मोटरसाइकिलें छीनी गई थी। लेकिन अगर हम लोग रवा साल की बात करें तो इब्तदाई 5 माह में 450 के करीब शहरियों को जो है वो गाड़ियों से भी महरूम कर दिया गया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की वारदातें हैं। असले के जोर के ऊपर भी गाड़ियों को लूटा गया है, जबकि गाड़ियों को चोरी भी किया गया है। इस हवाले से जो एडिशनल आईजी कराची थे गुलाम नबी मेमन, जो साबिका एडिशनल आईजी बन चुके हैं, उनका ये दावा था कि उन्होंने शहर में 20 लाख वो नफ्ज किए हैं और उनको नफ्ज करने का मेन मकसद यही था कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स को जो है उनकी शिनाख्त की जा सके और उनको जो है वो पकड़ा जा सके। लेकिन कराची की बेशतर ऐसी शाहराएं हैं जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे जो है वो भी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम लोग उन इलाकों की बात करें जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं, कैप्चर जरूर करते हैं उस वारदात को, लेकिन जो मुल्जिमान हैं वो नहीं पकड़े जाते। अगर हम लोग इन 2 दिनों की भी बात कर लें, आज और कल की, तो तकरीबन 5 बंदे जो हैं वो इस वारदातों के मुजाहमत में जो है वो उनको फायरिंग करके कत्ल किया गया, जिसमें एक तकरीबन 56 साल जो है वो एक शख्स थे जिनको गाड़ी छीन रहे थे, उनसे मोबाइल छीन रहे थे, लेकिन उन्होंने मुजाहमत की तो उनको गोली मार दी गई। इसी तरह अगर हम लोग बात करें तो ईस्ट, वेस्ट और साउथ का जो इलाका है यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रीट क्राइम की वारदातें। अव्वल तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सलमान सलीम, बहुत शुक्रिया। अव्वल तो ये जो कैमरे, अगर मुल्जिमान को शनाख्त कर भी लिया जाए, अव्वल तो वो पकड़े नहीं जाते और अगर गिरफ्तार हो भी जाएं तो कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की वजह से वो बासानी छूट जाते हैं। ये हमारा निज़ाम है। अब इसकी वजूहत कुछ भी हों, चाहे वो बेरोज़गारी हो, अमन और अमान का ज़ाहिर एक मसला है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है। हमने कोशिश की थी कि हम ज़ाहिर हमारे जो ऑफिशल्स हैं, जो हमारे सिंध हुकूमत है, वहाँ से भी उनका मौक़िफ़ आया, लेकिन उनकी अपनी मसरूफियात की वजह से उन्होंने टाइम नहीं दिया। और अमूमन होता ही ऐसा है कि ये ऐसे अहम मौज़ूआत हैं जिस पर बात करने को तैयार नहीं होते हैं जो तर्जुमान हैं। उनको बात भी करनी चाहिए, बल्कि इसका हल भी निकाला जाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान ब्यूरो हेड कराची शाहिद जतोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद जतोई साहब। और अहमद चुनाए
साबिक CPLC चीफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद शनाई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी शाहिद जतोई साहब गुफ्तगू का। जब हम बात करते हैं कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज़ाद घूम रहे हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं, हर गली, हर घर, हर चौराहा, हर सड़क जहाँ पर लोग जा रहे हैं, ना उनकी जान महफूज है, ना उनके माल महफूज है, उनसे गाड़ियाँ छीनी जा रही हैं, मोटरसाइकिलें छीनी जा रही हैं, मोबाइल फ़ोन छीने जा रहे हैं। क्या वजह है, अचानक से ये सब कुछ होना क्यों शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा हो रहा है? जी सुमैया, ये कराची में एक वेव आती है स्ट्रीट क्राइम की। कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ फैक्टर्स का जो अभी कल शायद कोई इंटरव्यू चल रहा था गुलाम रबी मेमन साहब का, जो कराची पुलिस के साबिक सरबराह थे, उनका कहना ये है कि कोरोना की वजह से बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ है और लोग बहुत ज़्यादा क्राइम की तरफ राग़िब हुए हैं इस बेरोज़गारी में। एक तो फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो आज की नौजवान नस्ल है वो नशा आवर चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं और उन्हें अपना नशा पूरा करने के लिए वारदातों का, जराइम का सहारा लेना पड़ता है ताकि वो अपने नशे की रकम निकालने के लिए कहीं ना कहीं से पैसा हासिल करें। उनका ये भी कहना था कि ये ख़ास तौर पर ये जो नशा इस्तेमाल करने वाले नौजवान हैं वो मोटरसाइकिल ज़्यादा चोरी करते हैं। मोटरसाइकिल चोरी किया और जाके 5, 7, 8 हज़ार 10 हज़ार में बेच दिया, उनका एक हफ़्ते का नशे का राशन निकल आता है। और ये ज़्यादातर वही लोग होते हैं। गाड़ियों की बैटरियां चोरी करते हैं गलियों से और मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं। बाकी जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं जो असलहे के ज़ोर पर डकैतियाँ करते हैं, उनकी मैं समझता हूँ कि एक पूरे गैंग्स होते हैं और उनको कोई ना कोई पैटर्नेज कर रहा होता है। अपने तौर पर उनका ये नहीं होता कि एक वारदात करें और बार बार करते जाएं। वो अचानक वो फिर गैंग बना लेते हैं और उनको कोई ना कोई पैटर्नेज कर रहा होता है, कोई बासर आदमी कर रहा होता है, कोई कभी कहीं पुलिस की होती है, कहीं कुछ होती है। ये भी एक फैक्टर है। मेरे ख्याल में कराची में लॉ एंड आर्डर का जो सबसे बड़ा मसला है उसका बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि चेन ऑफ कमांड नहीं रही। जी हाँ, मुख्तलिफ फोर्सेस जो हैं कराची में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर रही हैं। रेंजर्स भी है, पुलिस भी है और एजेंसीज़ भी बरह रास्त इंटरनल सिक्योरिटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हैं। तो कोई सिमत नहीं बन पा रही, कोई डायरेक्शन नहीं बन पा रही। पुलिसिंग अफेयर्स जो हैं, डेली पुलिसिंग अफेयर्स, उनमें जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का बहुत ज़्यादा अमल दखल हो गया है। पुलिस जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा बेबस नज़र आती है। अगर पुलिस किसी एक लाइन पे चल रही होती है तो दूसरी एजेंसी जो है उसकी क्रॉस लाइन पे चल रही होती है। ये भी एक है, एक पैरेलल मतलब वो फोर्सेस जो हैं काम कर रही हैं और अपने अपने एजेंडे के तहत काम कर रही हैं। मेरे ख्याल में इस मामले को भी देखना पड़ेगा। कराची में ख़ास तौर पर ये बहुत बड़ा मसला है। वैसे तो कराची के अलावा बलूचिस्तान में पुलिसिंग ख़त्म हो गई, सिविल फोर्सेस ख़त्म हो गई हैं। KPK में भी तकरीबन सिविल फोर्सेस ख़त्म हो गई हैं और ज़्यादातर पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हाथ में ये मामला चला गया है। तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो सिविल फोर्सेस को ना सिर्फ कमज़ोर कर रहा है बल्कि लॉ एंड ऑर्डर चले आप ये कह रहे हैं कि ये पैरेलल ना होने की वजह भी एक फैक्टर है। ये भी इस चीज़ को भी देखा जाना चाहिए। अच्छा अहमद शनाई साहब, आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है आप हमेशा आदाद शुमार पर आपकी नज़र रही, आपने बड़ा काम किया, खासे अरसे काम किया। कराची में जब स्ट्रीट क्राइम एकदम से बढ़ जाते हैं और एकदम से ये चीज़ें हम देखते हैं कि सामने आना शुरू हो जाती हैं कि रोज़ाना कई वारदातें हो रही होती हैं, उसके पीछे कोई ख़ास फैक्टर्स होते हैं या वाकई ये एक दौर आता है कि स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि कराची में स्ट्रीट क्राइम कब कम हुए, कब इसमें उतार चढ़ाव आया। कराची में स्ट्रीट क्राइम अगर आप ग्राफ और फिगर्स देखें तो बतदरीज जो है वो बढ़ता गया है या अपनी जगह पे कायम रहा है। कहीं भी हमने कमी नहीं देखी स्ट्रीट क्राइम में। और हमेशा हर प्रोग्राम में, मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम में आपके पास आया, मुख्तलिफ चैनल में गया, मेरी हमेशा प्ली यही रही है कि ये स्ट्रीट क्राइम का जो मॉन्स्टर है ये काबू में नहीं आता। देखिए, जैसे शाहिद साहब ने कहा, मैं भी इस बात का हूँ, इसके बहुत सारे अवामिल हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो मीन्स ऑफ लिविंग है लोगों के, वो बियॉन्ड मीन्स चले गए हैं। अब अगर किसी की 15-20 हज़ार रुपए तनख्वाह है तो वो किसी तरह भी गुजारा नहीं कर सकता और लोगों के पास ये जो इन्फ्लेशन का एक इल्ज़ाम है उसका कोई जवाब नहीं है और उसका कोई जवाब भी नहीं बनता।
यहाँ लोग अपने आप को कैसे मैनेज करें, कैसे मेंटेन करें, और जाहिर है फिर ये छोटा और पेटी क्राइम जो है वो बहुत आसानी से हो जाता है कि किसी से मोबाइल छीन लिया, किसी से मोटर बाइक छीन ली, किसी से पर्स छीन लिया। लेकिन मेरा सवाल ये है अहमद चनाई साहब कि एक शख्स जो कि मुफलिसी गुर्बत के हाथों मजबूर है, उसके पास ये असलहा कहाँ से आएगा? वो कहाँ से ये असलहे के जोर पर लोगों को लूटेगा? देखिए, कहीं ना कहीं जब आप इन गुंजान आबादियों में रहते हैं तो क्रिमिनल गैंग्स के साथ उनका इंटरेक्शन हो जाता है, और वही क्रिमिनल गैंग्स जो है उनको इस बात पर मजबूर करते हैं कि ये काम किया जाए। देखिए, अब आप कराची की हिस्ट्री देखें, कराची में हर किस्म का जुर्म था। कराची में रोजाना 20-25 लाशें गिरती थी। कराची में रोजाना जो है वो 2-3 अगवा की वारदातें होती थी। कराची में रोजाना लातादाद जो है वो घरों में डकैतियां होती थी, बैंक रॉबरीज होती थी, बैंक डकैतीज होती थी और गाड़ियां छीनती थी। फिर साथ साथ जाहिर है मोबाइल फोन छीनने की रफ्तार जो है, मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूँ कि 500-700 मोबाइल रोजाना कराची में छीने जाते हैं जो शायद रिपोर्ट ही नहीं होते। इसके बाद अगर आप मोटरसाइकिल के छीनना देख लें तो इसका ग्राफ पिछले 5 साल में देख लें तो शायद मेंटेन तो रह गया हो, लेकिन नीचे कभी नहीं किया, वो ऊपर का ऊपर ही जाता गया है। तो ये सारी चीज़ें किस बात की निशानदेही करती हैं? ये इस बात की निशानदेही करती है कि हाँ, हमारी मुख्तलिफ एजेंसीज ने कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ जो बड़े जराइम थे उनका खात्मा कर दिया। जब उनका खात्मा कर दिया या उनको मिनिमल कर दिया तो फिर छोटे जराइम जो हैं वो अपनी जगह पर कायम रहे, और जो बड़े जुर्म करने वाले थे उन्होंने कहा कि अब ये यानी कि आप भी यही कह रहे हैं, जो शाहिद तोई साहब कह रहे हैं कि हमारे जो पुलिस का इदारा है, जो हमारी दीगर एजेंसीज हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी है, वो पैरेलल काम नहीं करती हैं, एक दूसरे को शायद ओवर ब्रिज कर देती हैं, ये मामलात होते हैं। इस वजह से ये भी एक फैक्टर है, आप भी ये समझते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, जो बड़े जुराइम है ना उनमें तो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बिल्कुल है, मैं खुद भी उसका हिस्सा रहा हूं। और जहां तक अगवा बरे तावान का ताल्लुक है, स्ट्रीट किलिंग्स का ताल्लुक है, दूसरे बड़े जराइम का ताल्लुक है, वो मिनिमाइज हो गए हैं अच्छी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ। लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम का मसला है उसका ये बात समझ लें कि सिर्फ और सिर्फ प्रोगेटिव जो है वो इलाका पुलिस का होना चाहिए, और इलाका पुलिस ही जानती है कि कहाँ से क्रिमिनल आता है, कहाँ से वो चोरी करता है और कहाँ जाता है, या उसके इलाके में कहाँ कहाँ ये ऐसा छोटे जुर्म करने वाले लोग मौजूद हैं। मैं ये कहता हूँ, ये मुमकिन ही नहीं है कि थानों को इल्म ना हो कि हमारे पास ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स कहाँ रहते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि जी इनकी पैटर्नेज इनके पास है, बल्कि इनके जो वसाइल हैं वो महदूद भी है, ये उन क्रिमिनल तक पहुँच भी नहीं सकते। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इतना बड़ा थाना है जिसकी आबादी 3-4 लाख की है, साथ साथ इस आबादी के साथ जो है वो कम से कम कुछ नहीं तो 12 से 15 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो क्या 2 मोबाइल, जिसमें से एक मोबाइल खराब होती है, एक मोबाइल चलती ना चलती बराबर है, वो कैसे उस इलाके? ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अहमद चनाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सारे फैक्टर्स हैं, ज़ाहिर उस तरह की सहूलियात भी हमारी पुलिस के पास नहीं है, और ये कुछ हमने सिर्फ यहाँ नहीं देखा, यानी कराची में नहीं देखा, और सिंध में हमेशा हम सुनते हैं कच्चे के इलाके में डाकू राज है, लेकिन ये डाकू राज आगे कब से है? हमारी नई नस्ल ये पूछती है, सवालात करती है कि कैसे यहाँ पर डाकू आ जाते हैं, इतना जदीद असलाह उनके पास कैसे आ जाता है? बहुत सारे सवाल हैं जो एक आम आदमी के जहन में हैं, लेकिन ये आज भी डाकू मौजूद हैं, आज भी इनके पास जदीद असलाह मौजूद है। इस पर क्रैकडाउन भी चल रहा है, ऑपरेशन भी हो रहा है, सही आदाद शुमार भी ज़ाहिर मीडिया को नहीं दिए जाते, लेकिन थोड़ी सी डिटेल मैं आपको बताना चाहूँगी। तो वो डिटेल कुछ यूँ है कि अगर हम बात करें कि सिंध में डाकू राज आखिर कब से है, तो ये 1984 में ये डाकू राज मुनज़्ज़म हुआ, और गुज़िश्ता इतवार से डाकुओं के खिलाफ ये ऑपरेशन जारी है। हर गुजरते दिन के साथ डाकू मजबूत से मजबूत तर होते रहे, जदीद असलहा जमा करते रहे। 1992 में नाजरीन पहली मरतबा डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन हुआ जिसमें 100 डाकू मारे गए। तो ये बात थी 1992 की, लेकिन 2000 में क्या हुआ? 2000 में डाकुओं के खिलाफ दूसरा बड़ा ऑपरेशन किया गया जो कि एक बेनतीजा साबित हुआ। 2015 में भी कच्चे के इलाके में एक ऑपरेशन किया गया, तीसरा बड़ा ऑपरेशन था जिसमें रेंजर्स ने पुलिस को मदद फराहम की। 2015 में ऑपरेशन तकरीबन 40 रोज जारी रहा, मगर कामयाबी हासिल नहीं हुई और ऑपरेशन रोकना पड़ा। डाकू जदीद असलहा जैसे रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन से लेस हैं, संगीन जराइम में मुलव्विस हैं, लोगों को अगवा बराए तावान हो चाहे दीगर वारदातें हों। डाकुओं के हमले में सिर्फ शिकारपुर में 94 पुलिस एहलकार शहीद हुए, और सिंध के कच्चे के इलाके कश्मोर, घोटकी, शिकारपुर, जकवाबाद और इजला हैं जहाँ पर ये डाकू सरगर्म हैं और उनके मुनज़्ज़म ठिकाने भी मौजूद हैं।
ये होता कैसे है, ये हुआ कैसे? हमारी पुलिस के पास वो असलहा नहीं, वो वसाइल नहीं जो इन डाकुओं के पास हैं। इस पर प्रॉपर जो है वो गुफ्तगू हम करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। सिंध के कच्चे के इलाके के पक्के डाकू सिंध के लोगों के लिए दर्द सर बन चुके हैं, सिंध हुकूमत के दर्द सर बन चुके हैं और उनके पास इतना जदीद असलाहा है कि वो बख्तर बंद गाड़ियों को भी चीर देते हैं, चाहे रॉकेट लॉन्चर हो चाहे दीगर असलाहा हो। ये असलाहा वो असलाहा है जो सिंध की पुलिस के पास भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर कई पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं, फिगर्स भी मैंने आपको दिए। जाहिर है जिस तरह मैं बताया 1984 से लेकर अब तक ये कई ऑपरेशन हुए, लेकिन इन डाकुओं के खिलाफ कोई मुनज़्ज़म कार्रवाई अब तक नहीं की जा सकी। आखिर वजूहात क्या हैं? ये कच्चे के डाकू कैसे मुनज़्ज़म होते हैं? असलाहा कैसे इतना जदीद इनके पास आ जाता है? इनको कोई रोक क्यों नहीं सकता? ये किस तरह सरहदें अबूर कर लेते हैं? इन तमाम तर सवालात के जवाबात इस सेगमेंट में हम हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फक्कर शाहिद अली। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि SSP सक्खर का क्या कहना है इस हवाले से, खासतौर पर SSP शिकारपुर का क्या कहना है इस हवाले से, जो अब तक की ऑपरेशन हुआ उसकी क्या रिपोर्ट मीडिया को दी गई है, क्या कार्रवाई हुई, कोई गिरफ्तारी हुई अब तक? देखिए इस हवाले से जो है, और जब से ये तीन अहलकार शहीद हुए हैं, ऑपरेशन के लिए कार्रवाई शुरू हुई है और इसके बाद वज़ीर आला सिंध यहाँ पहुंचे और उन्होंने कुछ तबादले किए, क्योंकि तनवीर अहमद तुनियों का रिकॉर्ड जो है वो डाकू के खिलाफ इनकाउंटर्स का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, इसलिए तनवीर अहमद तुनियों को यहाँ लाया गया। मजहर नवाज शेख DIG लाड़काना लाए गए। सक्खर में तो पहले ही SSP इरफान समू ने पूरी तरह इस सूरत हाल को कंट्रोल कर रखा है और मुतासिर डाकू उन्होंने हलाक किए हैं मुकाबलों में। लेकिन शिकारपुर का मामला जरा दूसरा है। ये IG साहब का आबाई जिला है, जो IG इस वक्त सिंध में उनका आबाई जिला है। यहाँ पर डाकू इसलिए मुनज़्ज़म होते हैं कि एक बहुत बड़ा कच्चे का इलाका है दरियाए सिंध की बेल्ट के अंदर, शाहबेलो, गड़ी टेहो, जहाँ पर डाकू आराम से रहते हैं। ये डाकू इतना असर रसूख रखते हैं कि ये दरियाओं में लांचों के जरिए, कश्तियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। इनका जितना असलहा है वो भी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता रहता है। कोई भी डाकू किसी भी इलाके में, कोई गांव वाला जो है ना, वो इनको मना नहीं कर सकता। ये जी शाहिद जी, राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ शाहिद अली से, लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक बात है और बड़ी हैरत अंगेज़ है शाहिद तोई साहब के ऐसे डाकू जिनका इतना असर रसूख है कि वो बाकायदा समंदर में जाते हैं, सफ़र करते हैं, अपनी लॉन्चेस के ज़रिए असलहा भी उसी तरह ट्रांसफ़र होता है। फिर ये भी पता चला है कि ना सिर्फ ज़मीनों पर कब्ज़े बल्कि गाँव की लड़कियों को अगवा किया जाए, चाहे वो मवेशी अगवा किए जाएँ, लोगों को अगवा किया जाए, अगवा बराए तावान की वारदातें हों, चाहे किसी भी किस्म की वहाँ पर दहशत फैलानी हो। ये डाकू बड़े सरगर्म रहते हैं। शाहिद तोई साहब। सुमैया, अभी आपने जो रिपोर्ट दिखाई थी उसमें आपने 1984 में बताया था कि यहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था। हुआ ये था कि जनरल ज़िया के ज़माने में जब MRD की मूवमेंट चल रही थी तो सरकारी सरपरस्ती में यहाँ कबायली फोर्सेस बनाई गई थी। बुग्यो फोर्स, गुपांग फोर्स, फलानी फोर्स, जो कबाइल थे उनको बाकायदा असलहा दिया गया था। और सिंध में ये सूरत हाल थी कि आप रोड पे सफ़र नहीं कर सकते थे, लोग अगवा हो जाते थे, डकैतियाँ होती थीं, सब होता था, कानवाय चलते थे और कोई 5 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद कानवाय चलता था और उसके साथ रेंजर्स और पुलिस चलती थी। सिंध में बड़ा खौफ व हिरास था और उस ज़माने से फिर आप देख रही हैं कि ये एक मुनज़्ज़म कारोबार बन गया। अब उन्होंने देखा कि जब सरकारी सतह पे उनकी पोस्ट पनाही की गई, उनको पैट्रोनेज किया गया, तो फिर यहाँ मकामी लोगों ने भी उनको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया और उनकी सरपरस्ती की, उनकी पोस्ट पनाही की और उन्हें अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा। कच्चे का इलाका जो आज से 20 साल पहले था वो आज नहीं है। शाहिद अली मुझसे इत्तफाक करेंगे, मैं तो वहीं दरिया सिंध के किनारे पे ही रहता हूँ। वहाँ अब दरिया सिंध का जो कच्चे का इलाका है, जो बेट है, वहाँ तक आबादियाँ हो गई हैं, सड़कें हो गई हैं। वो इतना बड़ी पनाहगाहें नहीं रहीं जो पहले होती थी, अब वो नहीं हैं। बल्कि अब तो इनकी सरपरस्ती होती है, ये गैंग्स बनाए जाते हैं, इनको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बासर लोग भी इस्तेमाल करते हैं
और कुछ अब दीगर अवामिल भी हैं कि इन्हें सियासी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि कच्चे के ज़मीनों पे कुछ लोगों का कब्ज़ा रहे, या कच्चे के ज़मीनों पे जिन लोगों की नज़र है वो जो है इनको इनकी पुश्तपनाही करते हैं, लोग उस तरफ जो है वो जाएं नहीं या वहाँ से नकल मकानी कर लें। और ये इनकी केटियाँ होती हैं बड़े बड़े ज़मींदारों की, वहाँ उनकी भी हिफाजत चाहिए होती है ताकि उस तरफ कोई जाए ही नहीं। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा पॉलिटिकल फैक्टर भी है सिंध में। अच्छा, ये इस पर मैं बात करूंगी। ये जो आपने बात की ना कि बड़ा एक पॉलिटिकल फैक्टर भी मौजूद है, तो शाहिद अली जो ये बात की जाती है कि जी इनको सियासी पुष्टपनाही हासिल है और बड़े लोगों की पुष्टपनाही हासिल है, और ये इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, ये बात भी की जाती है, कितनी सदाकत है इन बातों में? देखिए, सदाकत तो 100% है। यहाँ पर कोई भी डाकू कच्चे में जो क्रिमिनल एलिमेंट है वो बगैर सरकारी या सियासी पुष्टपनाही के बगैर नहीं रह सकता। आप अंदाजा कीजिए कि इनके पास इतना जदीद असला है कि इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गने हैं जी। एंटी एयरक्राफ्ट गने जो है वो पुलिस के पास भी नहीं है। रॉकेट लॉन्चर तो एक आम सी बात है। जो ये एंटी एयरक्राफ्ट गने इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं से तो आई हैं, और जो कच्चे में या अंदरूनी सिंध के तमाम मसला हैं, यहाँ पर जो इलेक्शन है ना वो बड़ी अहम चीज है। इसमें ऐसे एलिमेंट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। किसी कबीले को दबाना है, किसी से वोट हासिल करने हैं, ये सब सियासतदान करते रहते हैं यहाँ पर। और यही वजह है कि डॉक्टर रिजवान ने जो शिकारपुर के हवाले से एक रिपोर्ट दी थी उसमें बहुत सारे फैक्टर्स का उन लोगों ने इंकशाफ किया था। वजह यह कि सिंध हुकूमत थॉरली जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करती, सिंध हुकूमत ने उनको हटा दिया, जिसके बाद सूरत हाल खराब हुई और डाकू। लेकिन शाहिद अली, जब वजीर आजम ने नोटिस लिया, वजीर दाखिला कराची आए, उनकी मीटिंग हुई, डीजी रेंजर्स से भी हुई, वजीर आला सिंध से भी हुई, उसके बाद क्या तब्दीली आई? क्या ऑपरेशन तेज हुआ? क्या कोई मीडिया रिपोर्ट्स आई आपके पास कि जी इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं, इतनी कार्रवाइयां हुई हैं, इतने कैंप्स उनके तबाह किए गए? कोई आई खबर? मैं तो कह रहा हूं कि वज़ीर आज़म ने जो नोटिस लिया उससे पहले जो पुलिस ने दावा किया था शिकारपुर पुलिस ने कि 8 डाकू मार दिए हैं, एक डाकू भी नहीं मरा। किसी एक की फुटेज, किसी एक डाकू की मरे हुए की तस्वीर या क्या असला निकला, कौन लोग थे, कौन से मुकदमा दर्ज हुए, कुछ नहीं। ये सिर्फ धमकी देने के लिए था कि सिंध के अवाम थोड़े बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे, मीडिया ने हाइप क्रिएट की थी, इसलिए थोड़ा सा धमकी दी थी। वज़ीर आला सिंध जो है वो जाती तौर पर हमें महसूस होता है कि वो नहीं चाहते हैं कि इसमें रेंजर्स का या फौज का अमल दखल हो। अच्छा। वो चाहते हैं पुलिस ही ऑपरेशन अंजाम दे। पुलिस कैपेबल तो है कि ये ऑपरेशन कर सकती है, लेकिन आप देखें ये मौसम देखें, इस वक्त जहां गलत जगहों में ऑपरेशन हो रहा है वहां 45 से 43 सेंटीग्रेड तक रोजाना दर्जा हरारत होता है। आप मुझे बताएं, धूप है, दरख्तों के साए के नीचे ये लोग मौजूद हैं, कुछ जगहों पर कैंप लगे हुए हैं, ना कोई पंखा ना कोई बिजली। ऐसे में ये बेचारे कैसे ऑपरेशन करेंगे जब से डाकू कच्चे के जंगलात में रुपोश हैं, जहां वो उनकी पुरसुकून रिहायशगाहें हैं। यही तो सारी बात है, यही तो सारी बात है। शाहिद अली बहुत शुक्रिया। चाहिए तो ये सब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों हजरात का शुक्रिया। ये है शाहिद अली कह रहे हैं कि ना हमारी पुलिस को वसाइल है, ना उस तरह की चीज़ें मौजूद है, ना उस तरह का असला है, और उसके बावजूद जब वो ऑपरेशन करेंगे तो वो जो जिनसे मुकाबला है उनको पास जदीद असला है, तो वो उनकी बख्तरबंद भी हो वो भी बेकार है उसके आगे। तो पहले तो अपनी पुलिस को आप वसाइल दें, उनको वो असलाह दें ताकि वो उसका मुकाबला कर सकें, या तो शायद ऐसा चाहते ही नहीं है, चाहते हैं तो वाकई इस कच्चे के इलाके को साफ करना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे, हमें आज एक बड़ी अच्छी खबर है और वो है कोरोना वैक्सीन के हवाले से। तो जो कोरोना वैक्सीन है यानी कि पाकिस्तान की ये बनाई हुई वैक्सीन बाकायदा आज लॉन्चिंग की गई इसकी, और ये पहली यानी कि तैयार होने वाली पाकिस्तान में पैक होने वाली पहली वैक्सीन है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में तैयार हुई है और वहीं ये पैक हुई है। और ये पाकवेक चीन से दरामद कैंसाइनो के जो खाम माल था उससे तैयार की गई है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। बड़ी अच्छी आज की खबर है कि पाकवेक आ गई है, बड़ी खुश आइन बात है कि पाकिस्तान ने ये कंसाइनो के काम माल से ये खुद पैक की तैयार भी की वैक्सीन। लेकिन सवाल ये है कि कितने फीसद कारआमद है, इसका रिजल्ट कैसा है? देखिए, ये इसकी अच्छी बात ये है कि ये इसका जो ट्रायल मल्टीपल मुल्कों में हुआ था और पाकिस्तान उसमें शामिल था, और पाकिस्तान में तकरीबन कोई 20-25 हज़ार वॉलंटियर्स के अंदर इसको टेस्ट किया गया था, जिसमें मैं भी शामिल था। अच्छा। मैं, मेरी वाइफ और मेरे बेटे ने इसकी को लिया था, और उसमें कुछ लोगों को प्लेसिबो लगा था, कुछ को वैक्सीन लगा था, मुझे खुशकिस्मती से वैक्सीन लग गया था।
तो 78-80% इसकी वो है एफिकेसी, और सेफ्टी तो इसकी पूरी 100% है कि सेफ है, इसमें कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो इसलिए एक अच्छी बात ये हुई कि फिर यही पाकिस्तान में इसकी जो कंसनट्रेट मंगा के इसको फिर रीफिलिंग यहाँ पर हुई है, और यहाँ पर उससे ये हो जाता है कि आपकी कैपेसिटी लोकल डेवलप हो गई, और ये तकरीबन 3 मिलियन तैयार कर चुके हैं, और फिर हर महीने ये बहुत सारी और भी प्रोडक्शन जब लोकल होगी, इसी वजह से आप देख रहे हैं कि कल से जो एनसीसी ने भी कहा था कि हम जो है ना अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज़ करेंगे, ताकि हम जो 70 करोड़ वो 7 जो है ना हमारा 7 करोड़ लोगों को इस साल का जो 7 करोड़ का जो इस साल के आखिर में 2021 तक अचीव करना है, तो उसमें इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा, और ये इसी वजह से मुमकिन हुआ है कि हम यहाँ पर इसको पैकिंग कर रहे हैं। तो एक अच्छी बात है, और अल्लाह करे कि जी हम सब लोगों में अकल आए कि हम लोग अपनी वैक्सीनेशन। लेकिन डॉक्टर साहब सिर्फ ये बात नहीं है कि लोगों में रुझान नहीं है, तो लोग भी जा रहे हैं वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन सुस्त रवैये का शिकार भी हुआ है वैक्सीन का अमल। अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची में वैक्सीन सेंटर्स अगर आप मुझे बताएं तो एक बड़ा वैक्सीन जहां पर बड़ा एक वैक्सीन सेंटर वो एक्सपो सेंटर है, जहां पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। उसके अलावा बहुत सारे और भी वैक्सीन सेंटर बनाए गए थे, लेकिन हमारी खबर के मुताबिक वहां पर भी वैक्सीन फिलहाल दस्तयाब नहीं है। और एक्सपो सेंटर में आज ज़्यादा रश की वजह से वहाँ पर धक्कम पेल भी हुई, शीशे भी वहाँ के टूट गए, ज़ाहिर लोग मुश्तइल हो गए, घंटों धूप में लोग खड़े होते हैं लाने लगाकर। आप मुझे बताइएगा कि ये तरीक़ेकार है कि वैक्सीन सेंटर्स उतने नहीं हैं जितने के होने चाहिए ताकि ये तेज़ हो अमल, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वैक्सीनेशन सेंटर अब बढ़ा दिए गए हैं काफ़ी। अब जैसे हर प्राइवेट हॉस्पिटल को कह दिया गया है कि वो भी बना लें, और उसके अलावा जो है ना जैसे कि अपने मॉल्स में भी शुरू कर दी गई है, डॉल्फिन मॉल में कल शुरू हो गया है, और एक्सपो सेंटर में एक और हॉल में भी बढ़ा रहे हैं। देखें, जब तक यंग पॉपुलेशन शुरू हुई है ना, तो जो 19 से ऊपर आके लोगों को शुरू हुआ तब एक रश बढ़ा है। उससे पहले लोग जो है ना बिल्कुल नहीं लगवा रहे थे, कमी थी लोगों की। अब तो यह है कि सप्लाई चेन भी कल फेडरल गवर्नमेंट ने भी कहा कि सप्लाई का कोई इशू नहीं होगा, आप लोग सेंटर्स बढ़ाएं। और हम लोगों की कल मेरे ख्याल में 2 दिन से कोई 80,000 के करीब या 70,000 लगे हैं, और हमको 2-2.5 लाख 5 लाख की कैपेसिटी को लेके जाना होगा। और इसके अब मोबाइल यूनिट्स के भी शुरू हुआ है कि अब फैक्ट्रीज में भी जाके मोबाइल यूनिट्स चलेंगी। तो ये तो हमको सबको मिल के प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को, और हर एक को अपना अपना हिस्सा डाल के, ताकि हम जल्द अज जल्द इस वैक्सीनेशन ड्राइव को कंप्लीट करें, ताकि वो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। अच्छा, एक तरफ तो वैक्सीन लग रही है, बहुत सारे लोग हैं, आपने खुद कहा कि जब से 19 साल से ऊपर के लोगों की वैक्सीनेशन खुली, ज़ाहिर लोग बहुत बड़ी तादाद में जा रहे हैं और वैक्सीन भी करवा रहे हैं। लेकिन आज की खबर है वज़ीर सिंध कह रहे हैं कि अब हालांकि लॉकडाउन है, उसके बावजूद जो है वो रेशो बढ़ रहा है, 10% से ऊपर आए जो रेशो है कराची की अगर बात करें, तो इसकी क्या वजह है डॉक्टर साहब? एक तरफ लॉकडाउन भी है, वैक्सीनेशन भी हो रही है, फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं। देखें, जो हमने पिछले 2 हफ्ते पहले, मतलब 10 दिन पहले ये डिसाइड किया था कि 2 हफ्ते तक इसको जो है ना सख्ती की जाएगी, जिसके इम्पैक्ट जो है ना पहले हफ्ते के बाद ये कोई 13-14% पे 16% पे था, तो 10% से नीचे भी कई कुछ जगहों पे आ गया। कराची में 10% है, हैदराबाद जो कि 18% पे था वो 9% पे आ गया है। तो इसका इम्पैक्ट तो आया है। तो इसीलिए कल हम लोगों ने यही फैसला किया था कि 1 हफ्ता और भी, क्योंकि कल बैठ के फिर एनसीसी में भी उनको भी कहा गया था कि वो भी इसको इंडोर्स करें, कि ताकि, क्योंकि जो सिंध में ज़्यादा है केसेस, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में जो है ना 2.3 रेशो बन चुका है, लेकिन सिंध को 1 हफ्ते के लिए मजीद इसके ऊपर है। फिर सैटरडे थर्सडे को फिर रिव्यू करेंगे हम लोग। तो ये इसमें मैं लोगों को भी जो है ना अनफॉर्चुनेटली जो है ना जब तक हमारे अपने रवैये तब्दील नहीं होंगे ना, तो वो कितने भी लॉकडाउन करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे थे डॉक्टर साहब। एक सवाल और, अब जैसे ज़ाहिर है हमें यानी कि पाकिस्तान में ज़्यादातर चाइनीज़ वैक्सीन जो है वो लोगों को लगी है। वैसे तो एस्ट्राजेनेका भी आ गई है, बहुत सारे लोगों को एस्ट्राजेनेका भी लगी है, लेकिन आज की खबर है कि यूरोपीय यूनियन ने, जो यूरोप में लोग दाखिल होंगे, उनकी एक नई शर्त लगाई है कि वो चाइनीज़ वैक्सीन को नहीं मानेंगे। आप जानते हैं कि इससे पहले सऊदी अरब ने भी ये पाबंदी लगाई थी कि वो चाइनीज़ वैक्सीन लगाने वालों को दाखिले की इजाज़त नहीं देंगे। अगर यही सूरत हाल रही तो लोग ये सवाल करें तो फिर हम कैसे ट्रैवल करेंगे अगर हमें चाइनीज़ वैक्सीन लग गई है तो? देखिए, बात यह है कि ये इमीडिएट रिएक्शंस आए लोगों के, और जब इसके नंबर्स लोगों के पास बढ़ेंगे और इम्यूनिटी डेवलप होगी,
और जब कंट्रोल में चीज़ें आएंगी तो ये फैसले तब्दील होंगे। अनफॉर्चुनेटली ये कोविड और फिर वैक्सीनेशन, अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिकल इशू बन चुका है। और जैसे एस्ट्राजेनेका के लिए आपने देखा था कि यूरोप ने पहले इसकी मुखालफत की थी, क्योंकि जब से यूके ब्रेक्सिट से अलग हुआ था यूरोपियन यूनियन से, तो एक कि जी इस वजह से था। फिर चाइनीज़, यूरोपियन चाइनीज़ को नहीं कर रहे, चाइनीज़ कहते हैं हम किसी और के अलावा हम अपने को नहीं करेंगे। लेकिन इसके ऊपर WHO को एक किरदार अदा करना पड़ेगा और उसको इसको करना पड़ेगा, उसको सबको रिकग्नाइज करके और उनको ये कहना पड़ेगा कि ये चीज़ें जो है ना, ऐसी चीज़ें दुनिया नहीं चलती। इसी तरीके से कोई कंसेंसस डेवलप हो जाएगा। जैसे सऊदी अरब में भी साइनोफार्म का शायद मैंने पढ़ा था कि जी साइनोफार्म को उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है और उसमें है ये चीज़ें बढ़ेंगी और वक्त के साथ साथ ये रिजॉल्व हो जाएंगी। शुरू में ऐसा होता है और जब उसके इम्पैक्ट नज़र आएगा और कंट्रोल नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि कोविड कंट्रोल हो रहा है इन स्पाइट ऑफ चाहे कोई भी वैक्सीन लगी है, तो ये थोड़ा वक्त के साथ ये चीज़ें तब्दील होंगी इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब सी इस वक्त मौजूद थे। बड़ी मुफीद मालूमात भी मिली और उनकी गुफ्तगू में बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि जब तक हमारे रवैये तब्दील नहीं होंगे, ज़ाहिर कोरोना की वबा पर जो है वो काबू नहीं पाया जा सकता। चाहे कितने लॉकडाउन कर लें, चाहे कितनी वैक्सीनेशन हो जाए, जब तक हम अपने रवैये तब्दील नहीं करेंगे, हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है और हमें मास्क भी लगाना है, जब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ये इस पे सीरियसनेस दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ज़ाहिर कोरोना की सूरत हाल जब आई तो हमने देखा कि जो सयाहत थी उस पर ही पाबंदी लगी, लेकिन ज़ाहिर अब सूरत हाल तब्दील हुई है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर अब जो कोविड की सूरत हाल है बेहतर हो गई है, सयाहत खुल गई है। और इसमें एक बड़ी अच्छी खबर आज आई है, वो आपके साथ मैं शेयर करूँ कि वज़ीर आज़म ने ज़ाहिर उनके इनिशिएटिव की वजह से जो सयाहत का विजन है उसके तहत अब PIA ने शुमाली इलाका जात के लिए ऑपरेशन मज़ीद वसी कर दिया और सफारी एक एयरलाइन चलाने का फ़ैसला किया गया है, जिसमें जो तमाम तर लोग हैं वो इन तमाम तर खूबसूरत इलाकों का सफ़र कर सकेंगे, उनको देख सकेंगे बाय एयर। और ज़ाहिर है बहुत मुनासिब जो हैं वो किराए भी इसके लिए रखे गए हैं, सफरी सहूलियात भी जो है वो दी गई हैं। इरशाद संजरानी हमारे नुमाइंदे उनसे इस बारे में। इरशाद, ये जो एयर सफारी है ये पहले बहुत पहले चला करती थी, फिर ये बंद हो गई, एक बार फिर ये शुरू हुआ है। बड़ा अच्छा इसका सफ़र होता है, तमाम पहाड़ जो हैं वो आप देख सकते हैं। इरशाद संजरानी हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन तर्जुमान PIA अब्दुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बड़ी ज़बरदस्त ये सर्विस है, आप ज़रा पहले सर्विस के बारे से बताइएगा कि पहले भी ये होती थी, ये इसमें किस तरीके से लोग जो हैं वो सफ़र कर सकते हैं और किस तरह से ये बहुत ही बेहतरीन सफ़र होता है एयर सफारी, और कौन कौन से इलाके हैं जो इस सफ़र के दौरान देखे जा सकते हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बड़ा ही कोई एक अमेजिंग ये जर्नी होता है। और बिफोर मैं आपको ये बताता चलूँ कि पहली दफ़ा जब मैंने ये इसके ऊपर सफ़र किया था तो मैं खुद उस टाइम पे PIA में था एंड आई इमीडिएटली फेल इन लव विद व्हाट आई सॉ। पाकिस्तान दुनिया के हसीन तरीन पहाड़ी सिलसिलों वादियों से भरपूर एक इलाका है और बहुत सारे लोग शायद जानते नहीं हैं। देखें, हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि एक्चुअली माउंटेनियरिंग का शगफ रखते हैं या उनके पास अल्लाह ने उनको इतनी इस्तात और इतना स्टेमिना दिया होता है और इतनी हिम्मत दी भी होती है कि वो जाके दुनिया की टॉप वाली माउंटेन्स को उनकी चोटी सर करके वो जगह को एक्सप्लोर करते हैं। जहाज के अंदर बैठ के एक अपनी आरामदेह कंफर्टेबल नशिश के अंदर बैठ के आप K2 की पीक के लेवल के ऊपर फ्लाई करते हुए जो आप नज़ारे देखेंगे उसका कोई मद्दे मुकाबिल ही नहीं है कोई दुनिया की और फ्लाइट। यानी लिटरली यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और ये बड़ी खूबसूरत फ्लाइट है और ये फ्लाइट में वैसे इसका रूट आपको बताता चलूँ, ये उड़ती इस्लामाबाद से है, ये जाएगी ये कागान के ऊपर से गुजरते हुए सैफुल मलूक, फिर आंसू झील, फिर उसके बाद ब्रॉडपी वो नांगा पर्वत के पहाड़ के साथ ये टर्न करती है, फिर उसके बाद ये जाती है टूवर्ड्स K2। रास्ते में आपको मशब रूम नज़र आता है, गेशर रूम नज़र आता है, फिर ब्रॉड पीक नज़र आती है, फिर K2 का पहाड़ के साथ से ये चक्कर लगा के ब्योसाई की वैली के ऊपर से होता हुआ वापस करतू लैंड करता है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत जगह और बहुत ही एक अमेजिंग प्रोडक्ट है। हम 90s के अंदर 80s के अंदर ये फ्लाइट चलाया करते थे और उस टाइम पे हमारे साथ बहुत सारे जापानीज सयाह आते थे इन फ्लाइट के ऊपर स्पेशली ट्रैवल करने के लिए। अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान खुलता जा रहा है सियाहत के लिए, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का भी इस पे फोकस है। पाकिस्तानी भी जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करें। इनफैक्ट हमने कराची से कद्दू के भी रिसेंटली फ्लाइट चलाई।
भरी हुई है वो फ्लाइट। ऐसे ऐसे लोग जो कि कभी उन्होंने पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं किया, वो हमेशा बाहर के डेस्टिनेशंस पे जाया करते थे, बट वो लाइंस लगा के खड़े हुए हैं कि हम जाएं और डायरेक्ट फ्लाइटों के ऊपर खूबसूरत जगहों को देखने जाएं। और ऑन टॉप ऑफ दैट फ्लाइट सफारी, एयर सफारी शुरू हो जाए ना, जिसको बाय द वे हमने डेडिकेट किया मोहम्मद अली सतपारा को, तो फ्लाइट सफारी का हमने नाम ही रखा हुआ है कि सतपारा एयर सफारी। तो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, और मैं सबको दावत देता हूँ कि आए और आके देखें। ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, और ये बड़ा बेहतरीन वो होगा, मौका होगा सबके लिए इस पूरी चीज़। नो डाउट, ज़ाहिर है ये बड़े खूबसूरत हमारे इलाके हैं, एक पहाड़ी सिलसिला। अच्छा, 12 जून से ये शुरू हो रही है, और अच्छा मुझे बताइएगा जो हमारे किराए हैं उनमें क्या कमी की गई है? PIA ने कुछ रेट्स भी कम किए हैं, किराए कम किए हैं, अभी कोविड की सिचुएशन की वजह से कम किए गए हैं, क्या बाद में ये बढ़ भी सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? देखिए नॉर्मल जो डोमेस्टिक का टैरिफ होता है, चाहे वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को, वो तो मार्केट कंडीशन के ऊपर होता है। लेकिन जो नॉर्दर्न एरिया का फेयर है ना, वो ड्यू टू सोशल इकोनॉमिक रीजंस, क्योंकि ये सोशो इकोनॉमिक रूट्स हैं, यहाँ पे PIA मुनाफा नहीं कमाती, तो यहाँ के रेट्स बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद से गिलगित 6,200-300 से टिकट शुरू होता है, इस्लामाबाद स्कर्दू 7,200-300 से शुरू होता है, लाहौर स्कर्दू 9,500 का, इनफैक्ट कराची स्कर्दू को 14,000 का टिकट। तो ये जान के टिकट कम होते हैं, एक तो वैसे भी होते हैं, ऊपर से एक इंसेंटिव दिया ना, हम दावा दे रहे हैं पूरे दुनिया को कि वो आके पाकिस्तान को विजिट करें, देखें कि ये। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये बता दें कि कितनी फ्लाइट ऑपरेट हो रही हैं एक रोज़ में, ताकि ज़ाहिर लोगों को भी मालूम हो। अमूमन होता है वेदर कंडीशंस की वजह से भी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, तो एक दिन में कितनी फ्लाइट ऑपरेट कर रही है PIA? देखें, आज से कुछ 6 महीने पहले तो दिन की एक परवाज जाया करती थी, अब सिर्फ इस्लामाबाद से दिल्ली की 2 फ्लाइट्स हैं। उसके अलावा हमने कराची से स्कर्दू को कनेक्ट किया हुआ है, लाहौर से स्कर्दू को कनेक्ट किया हुआ है। लाहौर और गिलगित के ऊपर बशमूल तकरीबन हफ्ते की 18 परवाजें हैं जो कि ऑपरेट कर रही हैं, और सैयद शरीफ के ऊपर 2 हैं, चित्राल के ऊपर 3 हैं। तो फ्लाइट्स अब हमारी बहुत ज़्यादा हैं, आप अगर एक फ्लाइट मिस कर दें तो चंद घंटों बाद आपको दूसरी मिल सकती है। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान अब्दुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये एयर सफारी बहुत ज़बरदस्त एडवेंचर है, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, तो ज़रूर आप लोग जाइएगा। 12 जून से इसका आगाज़ हो रहा है, हमारा खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान का। आप जहाज़ में बैठ कर ज़रूर देखिएगा, और उसका नज़ारा ही बिल्कुल मुख्तलिफ होगा जब आप देखेंगे तमाम तर पहाड़ी सिलसिले। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।